नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के एक मुलाकात के आज के एपिसोड में। आज हमारे साथ एक और नए मेहमान जुड़े हैं जो कि गोरखपुर के पिपराइच विधानसभा से एमएलए हैं, जिनका नाम महेंद्रपाल सिंह है। ये बहुत ही जुझारू, ईमानदार, बहुत ही अच्छे पर्सन है जो कि हमेशा समाज सेवा के क्षेत्र में आगे रहते हैं। आइए मिलते हैं इनसे। बहुत बहुत स्वागत है महेंद्रपाल जी आपका, और हम बड़े तहे दिल से आपका धन्यवाद देना चाहेंगे आज हमारे गॉडली वुड स्टूडियो में आप आए अपना समय निकालकर। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे किस तरीके से आपका रुझान हुआ ये पॉलिटिशियंस बनने का लिए। देखिए, सबसे पहले तो हम ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज के इस वैश्विक सम्मेलन 2024 में हम सब यहाँ पे आए। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पारुल जी को, जिन्होंने जो है गोरखपुर से मुझे यहाँ आने की उन्होंने एक प्रेरणा दी। देखिए, जहाँ तक राजनीतिक क्षेत्र की बात है तो हमारे जो राजनीतिक गुरु हैं वो आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। वो सांसद के रूप में गोरखपुर में जो कॉन्स्टिट्यूंसी गोरखपुर लोकसभा है उससे वो सांसद थे और गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं वर्तमान में। और हम सब उस पीठ से जुड़े हैं, हमारे दादा परदादा उस पीठ से जुड़े थे। तो हम सब योगी आदित्यनाथ जी महाराज के सानिध्य में ही राजनीति को प्रेरणा मिली और वहीं से जो है 2005-06 में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जो है मैंने अपने जो वाइफ को श्रीमती प्रेमलता सिंह जी को वहाँ से चरगांव ब्लॉक से लड़ाया और आशीर्वाद महाराज जी का था, हम सब चुनाव जीते। तब से हमारी राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है वहीं से शुरुआत हुई। और उसके बाद जो है हम सब मंदिर से, मैंने कहा कि पहले भी दादा परदादा जुड़े हुए थे उस पीठ से, क्योंकि वो पीठ जो है हिंदू सनातन धर्म और संस्कृति के उसको आगे बढ़ाने का वो काम करती है और सभी लोग उससे लोग जुड़े रहते हैं। तो हमारा भी परिवार काफी समय से जुड़ा था। तो सर आप बताइए कि आपको पूर्ण बहुमत मिला था या किस तरीके से आप जीते थे? नहीं, वहाँ चुनाव होता है तो वोटिंग होती है और भारतीय जनता पार्टी से टिकट हमें मिला था महाराज जी के आशीर्वाद से, पार्टी के आशीर्वाद से। पार्टी ने हमें अपना प्रत्याशी बनाया था और जनता ने भारतीय जनता पार्टी 2017 में मैं समझ सकता हूँ कि पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी और पिपराइच विधानसभा में हमने जीत दर्ज की थी जनता के आशीर्वाद से। और ये लोकतंत्र है, इसमें चुनाव होता है, जनता वोट करती है, जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और मैं विधायक बना। अच्छा सर, एक चीज बताइए, जिस तरीके से कि अब महाराज जी हैं, उनकी एक अच्छी छवि बनी हुई है, ठीक है, तो उसमें अगर किसी ऐसे कैंडिडेट को आप जैसे पार्टी टिकट दे देती है तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे जिसकी छवि अच्छी नहीं है लेकिन पार्टी ने टिकट दे दी है और जनता सपोर्ट में नहीं, तो उस पीरियड में आपको क्या करना चाहिए? अब अगर पार्टी ने निर्णय ले लिया है, उन्हें प्रत्याशी बना दिया है, तो अब अगर वो पहली बार जनता के बीच में जाते हैं, लेकिन अगर छवि कहीं न कहीं अगर उनकी ठीक नहीं है तो निश्चित असर पड़ता है, असर पड़ता है ना जी। तो वही है कि जैसे कि एक बार उस पार्टी के मतलब उसी कैंडिडेट को टिकट मिल गई, फिर दोबारा से उसको, अब जबकि जनता उसके अगर पहली बार अगर उन्हें टिकट मिला, अगर छवि अच्छी नहीं है और जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया तो फिर दूसरी बार आने का तो कोई चांस नहीं है। हाँ, तो वही चीजें हैं। जैसे लेकिन अगर वो जीत जाते हैं और जो उनकी छवि पहले बनी थी, अगर उस छवि में सुधार लाते हैं, जनता की सेवा करते हैं, जनता के बीच में बने रहते हैं, सरकार की सभी उपलब्धियों को जनता के बीच में देने का काम करते हैं, केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाओं को लोगों के साथ जब वो काम करेंगे अच्छे तरीके से तो निश्चित है कि दोबारा फिर जनता चुनेगी। आप जैसे ये बताइए, अब सरकार की इतनी योजनाएं आती हैं तो वो योजनाएं वो धरातल पे क्यों नहीं दिखाई देती हैं? देखिए, 2014 के पहले केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो योजनाएं तो बनती, देखिए योजनाएं तो हर विभाग अपनी योजनाएं बनाता है जी। लेकिन मूलतः जो है, जो आपने प्रश्न किया कि वही धरातल पर योजनाएं नहीं आती थी। और योजनाएं देखिए, केंद्र से योजनाएं बनती हैं प्रदेश में और प्रदेश से फिर जनता के बीच में जाती है। हर स्टेट उन योजनाओं को अपनाता है और जनता के बीच में पहुंचाने का काम स्टेट का रहता है। लेकिन
केंद्र और प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी उन्होंने काम नहीं किया। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की भी सरकार रही, समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की। इन लोगों ने अच्छे तरीके से उन योजनाओं को जो है नीचे तक नहीं उतारा। लेकिन 2014 से, जैसे आपने देखा होगा कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक संकल्प लिया 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर कि हम गांव से गंदगी को साफ करेंगे, देश से गंदगी को हटाएंगे। तो उसमें विपक्ष के लोगों का ये था कि ये कैसे संभव है, लेकिन आज संभव हुआ। घर घर शौचालय हुआ, गांव से गंदगी साफ हुई। उसमें अवेयरनेस सबको अंदर आया कि अगर अगल बगल का वातावरण साफ रहेगा तो हम बीमारी से दूर रहेंगे, बीमारी नहीं आएगी। तो और जैसे आवास हो गया, बिजली हो गया, हर घर नल से जल हो गया, तमाम जो योजनाएं हैं, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन जो है, विकलांग पेंशन, आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए तक की दवा की व्यवस्था है, उसको लोगों तक पहुंचना चाहिए। अभी वही तो हम तो कहना चाह रहे हैं। उसमें जो है, अब तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 70 या 70 वर्ष के ऊपर सभी लोगों को देंगे। यानी मोदी जी की ये सोच है, प्रधानमंत्री जी की, कि हर व्यक्ति को ये लाभ मिले। जब हर व्यक्ति स्वस्थ होगा तब ये देश स्वस्थ होगा, ये राष्ट्र मजबूत होगा। और 2047 का जो सपना है प्रधानमंत्री जी का कि हम विकसित भारत हम बनाएंगे, तो उसमें हर व्यक्ति को स्वस्थ होकर के पूरी मजबूती के साथ राष्ट्र के साथ खड़ा होना पड़ेगा, एक एक व्यक्ति को। सोच बहुत अच्छी है। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी बहुत कर रहे हैं, उनकी बहुत अच्छे विचार हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो निचले स्तर पे जो योजनाएं आती हैं वो निचले स्तर से उन पात्र व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाती। इसमें क्या एक्शन लेना चाहिए? आज तो मैं ये कह सकता हूँ पूरे दावे के साथ, आज हर घर को शौचालय मिला है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसके घर में शौचालय न बना। अभी कुछ ऐसे केस आ जाते हैं सबको कहीं अगर ऐसा कहीं कोई मामला है, अगर वो नॉलेज में आता है तो तुरंत कार्रवाई होती है। वही हम कहना चाह रहे हैं, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होती है, चाहे वो प्रधान हो या सेक्रेटरी हो, खिलाफ कार्रवाई होती है। आवास सबको मिला। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी जो आवास दिया है, लाखों लाख करोड़ों आवास उन्होंने दिया, यानी उनकी ये सोच है कि जो पात्र व्यक्ति कोई वंचित न रह जाए, जिसके सर के ऊपर छत न हो, हम सबको देंगे। वही तो हम बता रहे हैं। आप बताएं, हर घर नल से जल दे रहे हैं जी, कितनी बड़ी योजना है। जल ही जीवन है, जल है तो कल है। जल अगर प्रदूषित अगर हम ले रहे हैं, अंदर ग्रहण कर रहे हैं, तो 75-70% बीमारी तो हम स्वयं अपने आप को उसके आगोश में हम वही आपसे यही कहना चाह रहे हैं। आप ये बताइए, जैसे कि ऐसे जो विधायक हैं या जो भी प्रधान हैं या फिर नगर पंचायत से चेयरमैन है, तो अगर वो इस काम को नहीं करते हैं, जो एक मनसा है हमारे जो राज्य के हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, जो उनकी एक इच्छा है, जो एक सपना है, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए उनके खिलाफ? अब सवाल है, लोकतंत्र है, जनता उन्हें चुन के भेजती है। और देखिए 5 साल ये अवसर मिलता है, सबको मिलता है, चाहे वो गांव का प्रधान हो, छोटे से बड़े हर व्यक्ति को जनता, चाहे वो एक क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, प्रमुख हो, जिला पंचायत सदस्य हो, अध्यक्ष हो, विधायक हो, MLA MP हो, सबको अवसर देती है। तो वो 5 साल का जो पीरियड होता है, तो मैं तो यही अपील करूंगा सबसे कि सेवा करनी चाहिए। ये जो राजनीति है, ये सेवा का भाव होना चाहिए लोगों के अंदर, और जो सेवा भाव से राजनीति में आता है, निश्चित है कि वो योजनाओं को नीचे तक, धरातल तक पहुंचाने की, यही अम्बेडकर जी की भी सोच थी, यही पंडित दीनदयाल जी की भी सोच थी, यही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की भी सोच थी कि अंतिम पायदान पर जो हमारा गांव का जो अन्नदाता किसान है, जब उसके घरों में वो रोशनी जाएगी, वो योजनाएं जाएंगी, वो जब खुशहाल होगा तो ये देश खुशहाल होगा। अच्छा, अब आप आध्यात्मिकता को किस तरीके से इससे कोरिलेट करते हैं, कैसे जोड़ते हैं? मैं तो यही कहूंगा कि अगर व्यक्ति अगर आध्यात्मिक से जुड़ा है तो निश्चित है उसके अंदर वो भाव रहेगा जी। और अगर उससे वो विरत है तो वो उसके अंदर वो भी गुण नहीं रहेंगे। ये दोनों अपने आप में जो है एक दूसरे का बहुत समन्वय है जी। और मैं कह सकता हूँ कि जिसकी सोच अच्छी है, जैसे कहा गया है कि गांव में भारत की आत्मा बसती है, और अगर मेरा मन पवित्र है, जैसे बाहर अभी मैं
राष्ट्रपति जी का, महामहिम राष्ट्रपति जी का भाषण सुन रहा था। उन्होंने जी। कहा कि बाहर से सफाई ठीक है, लेकिन अंदर से आत्मा भी साफ होनी चाहिए। और वो आत्मा कब साफ होगी? जब आप आध्यात्म से जुड़ेंगे, आप लोगों के बारे में आपके अंदर दया होगा, करुणा जी। होगा, आपको सेवा करने का भाव होगा, तब आप उससे आप रिलेट कर सकते हैं। अगर ये भाव है तो निश्चित है आप गलत कर ही नहीं सकते हैं। तो आप यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में आए, यहाँ पर माउंट आबू, तो आपको यहाँ कैसा लगा? हमें तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ की जो डिसिप्लिन है, जी। यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, इतने लोग यहाँ पर हैं, लेकिन कहीं कोई ऐसा नहीं लग रहा कि इतनी भीड़ है। नहीं, कार्यक्रम में 5-6 हज़ार लोग थे। कितने अच्छे तरीके से सब लोगों ने जो है उसमें कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया, और जो है इतने अच्छे से कार्यक्रम हुआ, कहीं हो हल्ला नहीं। और हमें तो बहुत अच्छा लगा यहाँ। तो अब पहली बार मैं आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आप अपने साथ क्या लेकर जाएंगे अपने गोरखपुर में? अब मैं तो यहाँ से जो देखा हूँ, जो सीखा हूँ, जो परमपिता जो ब्रह्मा जी, जो जिनकी 1900 मैं समझता हूँ कि 37 से इसकी जो शुरुआत हुई थी, उनके अंदर ईश्वर ने एक प्रेरणा दी थी। मैं उनको नमन करता हूँ, और मैं प्रयास करूँगा कि जो है, जो उन्होंने जो एक रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पर हम सब भी चलें। यही प्रेरणा लेके हम सब यहाँ से जाएंगे जो है। अब जैसे आप क्षेत्रीय विधायक हैं पिपराइच के, तो आप वहाँ पर जैसे अपने जो आपके अंडर में जो वर्क करेंगे, जैसे प्रधान भी है, जो भी क्षेत्र में आएंगे, तो आप उनको किस तरीके से गाइड करेंगे? अब क्या मतलब चाहेंगे, अपेक्षा रखेंगे किस तरीके से आध्यात्मिकता को फॉलो किया जाए? देखिए, जैसे गांव में भी, हमारे वहाँ भी जैसे लोग जुड़े हैं, धर्म से जुड़े हैं, कथाएं होती हैं, मंदिर है, लोग जाते हैं। तो देखिए, बड़ा एक सिंपल सा है कि अगर आप किसी मंदिर में जाते हैं तो निश्चित है, जैसे ही आपका कदम पड़ता है मंदिर में, आपको कितनी शांति की अनुभूति होती है। सही कहा आपने। तो उसमें कुछ समय निकाल करके जो है आपको समय देना चाहिए। और मैं कहूँगा कि जो है, ये ब्रह्म कुमारी जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, इनका जो कार्य क्षेत्र है, मैं समझता हूँ 137 शायद देशों में जो है ये शाखाएं फैली हुई हैं। गोरखपुर में भी काफ़ी समय से ये संस्था काम कर रही है, और हम सब जुड़े तो काफ़ी, मैं समझता हूँ कि लगभग 5-6 साल से मैं जुड़ा हूँ। आपके वहाँ कार्यक्रम में भी मैं गया हूँ, वहाँ पे शाहपुर में कार्यक्रम हुआ था, वहाँ पर मैं गया था। और पारुल जी हमेशा आती भी रहती हैं। तो जो है, जो काम करने का जो तरीका है, मैं तो चाहूँगा कि हमारी विधानसभा की सभी जनता जो है जुड़े, इस संस्था से जुड़े, और सबके प्रति, जीवों के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति करुणा का भाव हो, मन के अंदर पवित्रता हो, एक दूसरे के प्रति लोग प्रेम करें। तो ये निश्चित है कि जो ये कार्यक्रम, जो ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो पूरे देश से नहीं, पूरे भारत ही नहीं, पूरे दुनिया में जो चला रहे हैं, तो निश्चित है ये सार्थक निश्चित है होगा, और हो रहा है। तो आप यहाँ पर कितनी बार आ चुके हैं? मैं पहली बार यहाँ। पहली बार आए, तो पहली बार में आपको इतना अच्छा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। और चूंकि देखिए, मैं जुड़ा भी हूँ इससे, जो है, मैं जो हमेशा इसके प्रति मेरा लगाव भी रहा है। देखिए, जिसका लगाव होगा वही आएगा। हालांकि मुझे पत्नी को लेके भी आना था, लेकिन कुछ पारिवारिक कारण से वो नहीं आ पाई। लेकिन अगली बार अवसर मिलेगा तो हम परिवार को भी लेके यहाँ आएंगे जरूर, क्योंकि बड़ा अच्छा मुझे यहाँ पे। अच्छा सर, ये और बताइए, जिस तरीके से अब ये मदिरा जो होती है ना, शराब वगैरह, तो इससे काफी घर बर्बाद होते हैं, तो एक तरह से तामसिक उसमें आ जाता है, तो इस पे आपकी तरफ से क्या पहल होगी? क्या है कि मदिरा लेने से एक तो बीमारी, एक तो आर्थिक क्षति भी होती है, और शारीरिक क्षति भी होती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई इससे लोग दूर रहें, क्योंकि मदिरा लेने के बाद, या कोई भी नशा लेने के बाद, व्यक्ति ये भूल जाता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो इससे न केवल हमको अपने आगोश में लेती है, और हमारे शरीर को प्रभावित करती है, परिवार भी इससे बर्बाद होते हैं। परिवार में आर्थिक तंगी आती है, तकलीफ होता है परिवार को, परिवार बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। तो मैं यही लोगों से अपील करूंगा कि दूर रहें लोग। ऐसा होता है ना, जब इलेक्शन आ रहे होते हैं, तो हमने बहुत क्षेत्र में देखा है, वहाँ क्या करते हैं, जैसे कोई भी प्रधान हुए या कोई चेयरमैन खड़ा हो रहा है और विधायक जाए, कोई भी हो,
वो क्या करते हैं, पेटियां बंटवाते हैं। तो उस पीरियड में उन लोगों पे क्या मतलब किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए, ये करना ठीक है या? देखिए, उसमें इलेक्शन कमीशन वहाँ जो हर विधानसभा में सबकी ड्यूटी रहती है, लोग उसको देखते हुए रहते हैं। अगर कहीं कोई इस तरह की गतिविधियां होती हैं तो उसमें गिरफ्तारी भी होती है, कार्रवाई भी होती है। अगर वो कहीं अगर कैंडिडेट के उसमें पकड़ लिया गया तो चुनाव भी प्रभावित हो सकता है। जी तो जनरली हम तो अपने चुनाव में ये नहीं किए हैं। जी हम सब ईमानदारी से चुनाव लड़े हैं और महाराज जी का आशीर्वाद रहा है, मुख्यमंत्री जी का। और वैसे तो जो आपने कहा कि अक्सर ये सुनने को मिलता है देखने को कि लोग मिलता है करते सर। हैं, लेकिन ये गलत है, नहीं हाँ। होना चाहिए। और चुनाव आयोग तो पूरा इस पर निगरानी रखता है कि कहीं पर इस तरह के शराब न बांटे जाएं, कहीं पैसे न बांटे जाएं। तो इन सब चीज़ों पर निगरानी रहती है, लेकिन फिर भी अगर कोई इस तरह से करता है तो ये गलत है, नहीं होना चाहिए। जी सर। क्योंकि वोट तो ये प्रलोभन दे करके, पैसा दे करके ये वोट लेना, ये तो जी गलत परंपरा है, क्योंकि नहीं हमने होना सुना है चाहिए। ना, जनता यही कहती है, जैसे घर वाली जो लेडीज जो होती हैं वो परेशान होती है, महिलाएं प्रताड़ित होती महिला हैं, परेशान क्योंकि होती वो है। कहती हैं अरे वो तो दारू दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, इस तरीके से वो इसीलिए चीज देखिए नहीं करनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, आवास भी महिला के नाम से, जी शौचालय भी महिला के नाम से, हर योजना मातृशक्ति के नाम से वो दे रहे हैं कि ताकि महिलाएं खुश रहें, क्योंकि घर उन्हीं को चलाना होता है। तो अब जो आपको भी दर्शक देख रहे हैं, तो वो आप उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? जब आप यहाँ आए हैं, आपको कैसा लगा? तो देखिए, उनके मैं लिए। तो दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि जो ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय जो पूरे क्षेत्र में नहीं, पूरे देश विदेश में हर जगह जो ये काम कर रहे हैं, तो आध्यात्म से जुड़ करके अपने चराचर जगत में आदमी हर काम करे, लेकिन वो अपना जो भी उसका व्यवसाय है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, या वो औद्योगिक क्षेत्र में हो, या जो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, सब इससे जुड़ करके, निश्चित है कहीं न कहीं जो है इससे मन एकाग्रचित रहता है। अगर जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो जो कंसंट्रेशन होता है वो उसका बहुत स्ट्रांग होगा और उसके पढ़ाई में भी मन लगेगा। कोई भी काम करने में अगर अच्छे तरीके से, अगर मैं समझता हूँ कि जो मेडिटेशन यहाँ का है, जैसा कि हम लोगों ने भी देखा है, तो हर काम में वो अच्छा करेगा और जीवन में बहुत आगे बढ़ेगा। तो इसे अपनाने की ज़रूरत है और घर में भी रह करके भी आप इसको कर सकते हैं, और ये कहीं बहुत दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस केवल इसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। जी अच्छा सर, एक और लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं कहना चाहूँगी। एक जैसे कि क्षेत्र होता है, जैसे नगर पंचायत वगैरह है, तो उसमें जैसे चेयरमैन वगैरह होते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, या कहीं पर भी सभासद कोई परेशान है, अब उसमें क्या है, टेंडर मतलब टेंडर पास कर दिए, लेकिन वो टेंडर धरातल पर नहीं हो पाते हैं, लेकिन कागजों में पूरे हो रहे हैं। तो इस तरीके के जब कोई प्रकरण सामने आता है, तो ऐसे क्षेत्र अधिकारियों या जो भी चेयरमैन है या कोई भी अधिकारी हो, उस पर किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, देखिए, टेंडर 10 लाख के नीचे का टेंडर ठीक है, ऐसे प्रक्रिया है, डाल करके लोग अपना ले लेते हैं, लेकिन 10 लाख से ऊपर अभी टेंडरिंग होता है। जैसे गोरखपुर में कोई टेंडर खुल रहा है तो ऑल इंडिया कहीं भी कोई भी व्यक्ति उस टेंडर को डाल सकता है जी। और उसमें अगर कहीं कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो टेंडर कैंसिल करने का अधिकार, जैसे अगर नगर पंचायत में है तो ईओ का है, हाँ, और जिस जैसे पीडब्ल्यूडी में है तो एक्सीएन चीफ एससी बैठे रहते हैं, वो कैंसिल कर देते हैं टेंडर। अगर उसमें जरा सा भी गड़बड़ी का ऐसा कोई या कोई कंप्लेन आ गया, कोई बात आ गई, तो उनको पावर है, वो टेंडर कैंसिल कर सकते हैं। और 10 लाख से ऊपर का तो सब ई टेंडरिंग है, कहीं से भी कोई टेंडर डाल सकता है। नहीं, जैसे सभासद ने दिया कि हमारी ये टेंडर नहीं, है, वो सभासद क्या है, वो अपने वार्ड का जो है वो काम देते हैं कि ये वहाँ देखिए बैठक होती है, टाउन एरिया की बैठक होती है, उसमें लोगों से प्रस्ताव लिए जाते हैं और वो प्रस्ताव उसमें सबमिट किए जाते हैं, और जब प्रस्ताव उसमें सबमिट कर लिया जाता है, फिर इसके बाद जो है उस प्रस्ताव के आधार पर जब शासन से पैसा आता है तो फिर उसमें टेंडर निकाले जाते हैं। तो उनके वार्ड में वो टेंडर निकलेगा, और जब टेंडर निकलेगा तो फिर टेंडर कोई भी डाल सकता है। अब वो पार्षद अगर ये चाहे कि नहीं ये टेंडर मुझे मिल जाए,
तो वो प्रक्रिया है, उनको प्रक्रिया से आना पड़ेगा, उनको टेंडर डालना पड़ेगा, और वो टेंडर में जिसका सबसे बिलो रेट रहेगा उनको टेंडर मिलेगा। अब जिस तरीके से जो क्षेत्रीय अधिकारी, जैसे अभी आपने बताया कि अध्यक्ष हैं, सभासद हैं, तो इनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि आध्यात्मिकता को फॉलो करना चाहिए, जिससे कि उनका एक रिलेशन अच्छे से। अब देखिए, आध्यात्मिकता की बात जहां तक आप कर रहे हैं, देखिए क्या है कि जैसे अगर आप उससे जुड़े हैं और आपके अंदर पाप करने का मन नहीं है कि हम गलत नहीं करेंगे, जी जी, तो ईश्वर तो सत्य है जी, और अगर आप सत्य का पालन करेंगे, उस मार्ग पर चलेंगे, जी, तो फिर अगर गड़बड़ है तो टेंडर कैंसिल करेंगे, और नहीं अगर नहीं उसको फॉलो करते हैं जी, तब तो फिर वो अपने हिसाब से करेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि अगर आप इसको एडाप्ट करेंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे, ईश्वर को मानेंगे, तो निश्चित है कि आपसे गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि वो एक रुकावट बनेंगे ना वहां पे कि देखो ये कर रहे हो, ये गलत हो जाएगा, ये ऐसा न करना, ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र का नहीं है, जिसका बिलो टेंडर है उसको ही मिलना चाहिए, तो निश्चित है उसमें गलती नहीं होगी। तो आज आप यहाँ से ये सब चीजें लेकर जा रहे हैं, यहाँ से जो आपने यहाँ सीखा है, देखा है ब्रह्म कुमारी से, वो अपने साथ लेकर जा रहे हैं। मैं लेके भी जा रहा हूँ, और मेरा पूरा परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का है जी, और कहीं न कहीं ये ईश्वरीय कृपा। देखिए, हम कुछ भी करते हैं, एक ऐसी शक्ति है, अदृश्य शक्ति है, जो मुझे देख रही है, और निश्चित है कि अगर आप सही काम करेंगे तो वही जो अदृश्य शक्ति है ना, वही आपका हर क्षेत्र में मदद करती है। तो निश्चित है वो जहाँ भी हैं वो देख रहे हैं, और हम सही हैं तो परमपिता परमेश्वर मदद करता है। यानी हमें अपने सत्कर्मों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो ऊपर बैठा जो परम शक्ति है वो सब देख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना कीमती वक्त निकालकर आज आप हमारे गॉडलीवुड स्टूडियो में आए, हमें बहुत अच्छा लगा, तहे दिल से हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। नमस्कार। तो आपने देखा, अभी हमारे साथ महेंद्र पाल सिंह जी थे, जो कि गोरखपुर के पिपराइच विधानसभा से एमएलए हैं। तो अभी इन्होंने बताया किस तरीके से आध्यात्मिकता को हम राजनीति से जोड़ के और एक स्वर्णिम भारत की कल्पना कर सकते हैं, और बहुत अच्छा बताया इन्होंने कि ये पहली बार यहाँ आए, इन्हें बहुत अच्छा लगा, और अपने साथ ये सारी चीजें लेकर जा रहे हैं कि मैं अपने क्षेत्र में भी सभी को इससे जोड़ूंगा और उनसे भी कहूंगा कि एक बार वो यहाँ आए और देखें, वाकई में जो स्वर्ग है वो यही है और कहीं नहीं है। हम सोचते हैं कि स्वर्ग कहाँ है, कि ऊपर है, नहीं, वो स्वर्ग यहाँ पर देखने को मिला। तो आज के एपिसोड में इतना ही, और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ, और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।